सर ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगी कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल CM माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए या नए रेल हो या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़फ़, BNS, द कॉन्स्टिट्यूशन 13th अमेंडमेंट बिल 2025 which says removal of ministers on detention, changing Manrega to VBG Ramji, and you expect us to read, research, review and rise to speak on it within 12 hours of it being brought? Sir, these bills, these legislations require attention to detail. They need to be thoroughly researched. सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज़्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर, क्या कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा, और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, उन्होंने नोटिस दिया, अंतराल के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। 9 तारीख को 14 दिन समाप्त हो गए। अब वो प्रस्ताव किसका था? तो विपक्ष का था। हम तो तैयारी कर कर आए थे, स्पीकर साहब चेयर पर भी नहीं बैठे। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव
जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सबकी सहमति से 9 तारीख मुकर्रर की थी मान्यवर, वो भी बैठे थे। हम सबको मालूम है बोलने के विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सदन का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती। आपकी सहमति से 9 तारीख को आया और ये इससे सहमत नहीं, सदन को डिस्पर्स कर लिए मान्यवर। और मैंने तो साहब ये कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं। इन्होंने पूरे भाषण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े भी है, सुने भी है मान्यवर। 80% से ज्यादा भाषण स्पीकर के कंडक्ट पर नहीं है, सरकार का विरोध करने के लिए। अरे भले आदमी, सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं हैं, ढेर सारे नियम हैं। आप सरकार का विरोध करने के लिए आज लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर आप सवालिया निशान देते। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ मान्यवर। तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये कल अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया मान्यवर। 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मान्यवर। फिर उन्होंने कहा भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे।